We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential. अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 30th ऑफ नवंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 30 नवंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इक्वेटोरियल गिनिया को। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यानी जिसको हम लोग IREDA के नाम से भी जानते हैं। तो इस बॉडी के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। फिर नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी बोलता है सेकंड वाला करेक्ट है। ऑप्शन सी बोलता है दोनों ही करेक्ट हैं। या फिर ऑप्शन डी बोलता है दोनों में से कोई सा भी सही है ही नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में मैंने मेंशन कर रखा है कि इजराइल ने भारत से माफ़ी मांगी है और कल ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर में बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, वो बेसिकली यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा करता है और इसी सेम आर्टिकल को पेज नंबर 10 पर भी कवर किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आखिरकार हुआ क्या था। उससे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखो, ट्विटर पर अभी के समय पर जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं वो कौन सी हैं इंडिया के अंदर। तो पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नादव लेपिड करके यहाँ पर एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, दूसरा कश्मीर फाइल्स और तीसरा इजराइल। तो ये जो तीनों न्यूज़ है ना, इन तीनों न्यूज़ का कनेक्शन हमारे थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में ही है। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे इजराइल के जो भी ऑफिशियल्स हैं इनके यहाँ पर ट्विटर हैंडल्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी है इंडिया से। और यहाँ पे पूरी तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस ख़राब हो सकते थे उस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी हद तक संभाल लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑफिशियल्स माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा हुआ क्या था। चलो अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं। देखो इंडिया में यहाँ पर एक फेस्टिवल, एक इवेंट चल रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं IFFI करके। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर 2022 का जो इसका इवेंट है वो अभी यहाँ पे गोवा होस्ट कर रहा था। तो इस इवेंट में होता यहाँ पर यह है कि हम लोग 5 अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाते हैं, वहाँ के इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, उनको यहाँ पर कुछ फिल्म्स वगैरह भी दिखाई जाती हैं इस पूरे इवेंट के दौरान। फिर उसके बाद यहाँ पर उन फिल्म्स को लेकर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ वगैरह को रखते हैं इस अवार्ड के अंदर। तो उन 5 कंट्रीज़ में से एक इजराइल भी था और इजराइल से यहाँ पे आने वाले जो फिल्म मेकर थे उनका नाम था नादव लेपिड। तो नादव लेपिड यहाँ पर इजराइल के फिल्म मेकर हैं। जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है ना, वो नादव लेपिड का ही वीडियो है। तो हुआ क्या, जब ये इवेंट चल रहा था इस इवेंट को यहाँ पर
एंड होते होते यहाँ पर आप कह सकते हो कि नादव लेपिड ने स्टेटमेंट दिया कि जो कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा। तो फिल्म मेकर ये बोलते हैं कि कश्मीर फाइल जो मूवी है ये पूरी तरह से प्रोपोगेंडा है और एक वल्गर मूवी है। तो जिस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरी तरह से ये जो न्यूज़ है ट्रेंड होने लगी। ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे नादव लेपिड को क्रिटिसाइज़ भी किया। इनफैक्ट यहाँ पर जैसे ये बात पता चलती है इजराइल के ऑफिशियल्स को, इनफैक्ट आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये जो पिक्चर में आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं ना, उनका नाम है नॉर गिलॉन। ये कौन है? ये बेसिकली इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया। ये भी यहाँ पर इनका ट्वीट मैंने भी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये भी यहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ ये चीज़ देखते हुए कि हाँ, इजराइल के एक फिल्म मेकर है जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से स्टेटमेंट दिया, जिससे डेफिनेटली इंडिया और इजराइल के रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसको पूरी तरह से बरकरार रखा यहाँ पर इजराइल की सरकार ने। इनफैक्ट यहाँ पर ये एनवॉय ये भी बोलते हैं कि जो नादव लेपिड हैं इनको तो इनवाइट किया गया था, यानी कि ये इंडिया के मेहमान थे, लेकिन मेहमान यहाँ पर ऐसी हरकत करता है। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, नादव लेपिड ने इस पूरे के पूरे इवेंट को यहाँ पे आप कह सकते हो इस इनविटेशन को एब्यूज़ करा है अपनी इस स्टेटमेंट से। ऐसी बात यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनका कहना है। यहाँ पर एक बात ज़रूर से ध्यान रखना कि जो ये अवार्ड चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये जो पूरा का पूरा इवेंट चल रहा है ना, इस इवेंट को होस्ट कौन कर रहा है? गोवा होस्ट कर रहा है। ये बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था। फिर उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट क्या है? डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वॉन्ट एंड पेंडेंसी। मतलब क्या है? देखो, आज के समय पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हमारे कोर्ट्स के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो केस है वो बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अभी भी यहाँ पर ये जो पेंडेंसी वाला क्राइटेरिया ना ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो केसेस है वो बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ, उन पेंडेंसी ऑफ केसेस को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सभी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जो हमारे कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट बढ़ा दिया जाए। ज़्यादा जजेस होंगे, ज़्यादा तेज़ी से केसेस को रिजॉल्व किया जा सकेगा, है ना। सभी का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऐसा हुआ भी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जारी करी गई थी, और उस पिटीशन के अंदर मांग ये करी गई थी कि आप कोर्ट के अंदर क्या करो, जो जजेस की संख्या है ना उसको डबल कर दो। अगर 33 जज हैं तो उसको यहाँ पर डबल कर 66 कर दो। तो है ना, ये बोला गया कि अगर आप जजेस की संख्या को डबल कर दोगे तो इससे केसेस बहुत जल्दी निपटाए जा सकेंगे। ये यहाँ पर एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ साहब, इनका कहना यहाँ पर यह है कि हम लोग अगर कोर्ट की स्ट्रेंथ को डबल कर भी देते हैं ना, तो इससे भी पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। ये बेसिकली यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पर जजेस की संख्या को डबल भी कर दोगे तो भी जो भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है जिसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है इतना सारा, वो उसके सिस्टम की वजह से पड़ रहा है। हमारे जुडिशरी का सिस्टम कमज़ोर है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को डबल करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक इनका स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ। छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ ऐसी डिटेलिंग्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी नहीं, बट फिर भी हम लोग इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को लेंगे जो कि आपको मेंस में, प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उसका क्या स्टेटस है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आपको नीचे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर ध्यान देना प्लीज़। तो अगर हम लोग पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करते हैं तो लगभग 4.7 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है ना वो आज के समय पर भारत में अलग अलग कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। अलग अलग कोर्ट्स का मतलब है, आप कह सकते हो अलग अलग कोर्ट्स के साथ साथ जो हमारी जुडिशरी है ना, इनके जुडिशरी के जो अलग अलग लेवल्स हैं, इन सभी लेवल्स पर अलग अलग प्रकार के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिनमें से यानी 4.7 करोड़ में से आप देखोगे 87.4% जो केसेस है ना वो आज के समय पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, और 12.4% केसेस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं लगभग 2 लाख के आसपास, या आप कह सकते हो कि 1,82,000 के आसपास, यानी 1,82,000 के आसपास कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि पिछले 30 साल से 30 ईयर से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट में आप देखोगे तो लगभग 6 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं,
और पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो केवल पिछले साल में ही लगभग यहाँ पर 1,14,000 के आसपास फ्रेश केसेस फाइल करे गए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के ये हालात हैं, तो बाकी सारे यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनमें सबको हम लोग देखें तो क्या क्या हालात देखने को मिलेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पर आप देखोगे तो 16,000 से ज़्यादा जो क्रिमिनल केसेस हैं ना, वो पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है, आपसे यहाँ पर मेंस में सवाल बन सकता है कि जो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजंस आ जाते हैं। तो इस रीज़न के अंदर देखो, सबसे पहला रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पर जजेस का शॉर्टेज है। जो जजेस हैं की संख्या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम है, खासकर हाई कोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो सिचुएशन है ये हर एक लेवल की कोर्ट पर आपको देखने को मिलेगी। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है या इनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसको यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, हमारे कोर्ट के अंदर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी बहुत बड़ी कमी है ना। और आप देखोगे फिर उसका तीसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और ज़्यादा डिसरप्शन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस सॉल्व हो सकते थे वो भी नहीं हो पाए। देन उसके बाद में कोविड के समय पर डिजिटल चले गए लोग, है ना, सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई। तो लॉकडाउन के समय पर ऑनलाइन बेसिस पर इन केस को सॉल्व किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जैसे जैसे ऑनलाइन बेसिस पर यहाँ पर केसेस को सॉल्व किया जा रहा था, लॉकडाउन की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगे पड़े थे, कोविड-19 ने हालत ख़राब कर रखी थी। इसकी वजह से यहाँ पर जो केस है वो बहुत धीरे धीरे निपट रहे थे। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, वो इस समय पर भी जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। अगर हम लोग वे हेड देखें कि क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो हमें क्या करना होगा, सभी लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने। तो पहली चीज़ क्या करनी होगी कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको बढ़ाना होगा। डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जजेस का जो रेशियो है ना वो हमें थोड़ा अच्छा खासा रेशियो चाहिए। जो जज टू पॉपुलेशन रेशियो है वो एक ऐसा रेशियो होना चाहिए जहाँ पर जो जज है वो बहुत आराम से जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको टैकल कर सकें, और जो पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर निपटा सकें। तो इस प्रकार की हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी नीड रहने वाली है। दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो क्या सोल्यूशन हो सकता है, गाइडलाइंस बाय यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारी केंद्र सरकार है इन्होंने यहाँ पर बहुत पहले ही इस चीज़ के बारे में काम करने की कोशिश करी है। बट करना क्या होगा, करना यह होगा कि देखो जो कोर्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ को बढ़ा देना होगा। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं जहां पर आप अपने केसेस को बहुत जल्दी निपटा सकते हो, उन केस उस प्रकार के कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना होगा। तो ऐसे काम यहाँ पे सरकार कर सकती है और इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को सजेस्ट कर सकती है आगे हमारी जुडिशरी को, ताकि जो ये कोर्ट्स की प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। ई प्लेटफॉर्म्स को लेकर आ सकते हैं, यानी कि देखो जो ऑफलाइन कोर्ट्स के अंदर यहाँ पर जो केसेस सॉल्व हो रहे हैं वो तो ठीक है ही, उसके बाद डिजिटाइज वे में भी हम लोग यहाँ पर जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वे है उस बेसिस पर भी हम लोग ऑनलाइन बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, इन केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और छोटा सा काम किया जा सकता है, वो है स्ट्रेंथिंग द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब मतलब क्या है इसका समझते हैं। देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी केस आया, मान लो किसी भी दो पार्टी के बीच में यहाँ पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, वो यहाँ पर जाते हैं कोर्ट, और सपोज़ यहाँ पे अगर वो कोर्ट ही ना जाए, कोर्ट जाने से पहले उनका मामला सुलझ जाए, तो फिर तो कहोगे ऐसे कैसे होगा। ऐसा हो सकता है इसी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से। कैसे, इसमें यहाँ पर आप देख पाओगे एक आता है मीडिएशन, है ना। मीडिएशन के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आपने इसके बारे में ध्यान होगा। मीडिएशन में क्या होगा कि ये मान लो दो पार्टी हैं, पार्टी ए है और पार्टी बी है, दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट से पहले यहाँ पर इनके बीच में एक व्यक्ति आ जाता है और वो व्यक्ति क्या करवाएगा, इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा। तो ये दोनों कोर्ट जाने से बच जाएंगे, यही मामला ख़त्म हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिएशन बोलते हैं। एक व्यक्ति आकर इसको मीडिएट करेगा, इसका बीच बचाव करके यहाँ पर इस केस को ख़त्म कर देगा। तो कोर्ट के अंदर केस ही नहीं पहुँचा, इनका मामला भी सुलझ गया, और कोर्ट के अंदर जो यहाँ पर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो मतलब टाइम बचेगा कोर्ट के पास में, वो जो पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर ध्यान दे सकता है ना। इस प्रकार से छोटे छोटे केसेस के अंदर मीडिएशन भी करवाया जा सकता है। ऐसे और भी अलग अलग तरीके लाए जा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो छोटे मोटे केसेस होते हैं वो कोर्ट की बजाय बाहर ही पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल था। हालांकि इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया है, जो कि आपको मेंस में हेल्प करेगा। तो क्योंकि मेंस में आपको पता है जो भी सवाल आएगा वहाँ पे लिखने के लिए आपके पास में कंटेंट पहले से ही रेडी होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर पहले से ही रेडी होना चाहिए। वहाँ पे समय नहीं मिलने वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए और सोचने के लिए। 7 मिनट के अंदर पूरा आंसर लिखना है, हालत ख़राब हो जाती है। तो उतने में पहले से तैयार करना है पूरा का पूरा कंटेंट। तो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर, तो आपके पास में अब एक इनफ कंटेंट तैयार हो चुका है,
दिमाग में बैठा लो और फटाफट यहाँ पर इसको लिख देना जब भी कोई सवाल आता है तो। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। आर्टिकल में क्या बात की जा रही है कि जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है, यानी छत के ऊपर आपको पता होगा सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो घर का यहाँ पर पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट होता है बिजली का, वो उन सोलर पैनल से कवर हो जाता है। तो पिछले कुछ समय पर बहुत सारे छतों पर ये सोलर पैनल्स लगे हैं, यानी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जुलाई से सितंबर महीने में, इस साल की बात की जा रही है, जुलाई से सितंबर महीने में क्या हुआ कि जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन है ये थोड़ा सा कम हो गया है। अब की बार यहाँ पर 29% की गिरावट देखने को मिली है, थोड़े कम लोगों ने यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन करवाया है। ऐसी बात कहाँ लिखी हुई है? तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मरकम रिपोर्ट, जिसने ये बातें बताई हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये सोलर कैपेसिटी, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी क्या होता है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और अब की बार यहाँ पर ये जो परसेंटेज गिरावट देखने को मिली है इतनी परसेंटेज से, ये ऐसा क्यों हुआ है, अब की बार बहुत कम इंस्टॉलेशन क्यों हुए हैं, तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, जब मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से उस चीज़ को पढ़ लिया करो, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी कई सारे सवाल उस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछे होते हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी। तो स्क्रीन पर नीचे आपको सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखी हुई नज़र आएंगी। सबसे पहली चीज़ न्यूज़ क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो कि इस रिपोर्ट ने बताया है। इस रिपोर्ट ने बताया कि देखो जो गुजरात है, गुजरात अभी भी यहाँ पर एक लीडिंग स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस देखने को मिलेंगे, यानी लोगों ने अपने छतों के ऊपर सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन सबसे ज़्यादा करवाया हुआ है। ये सिचुएशन गुजरात के अंदर सबसे बेहतर है। गुजरात के बाद पे सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आता है राजस्थान। ये तीनों इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। अब बात ये करते हैं कि हमने ये देखा कि इस साल 2022 में जनवरी से सितंबर के बीच में क्या हुआ कि इंस्टॉलेशंस के अंदर गिरावट आने लगी। लोगों ने यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन मतलब थोड़ा सा कम करवाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ तो उसको यहाँ पर देखना होगा। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है, यानी कि इंस्टॉलेशन कम हुआ है, इसके पीछे के रीज़न क्या है? सबसे पहला यहाँ पर रीज़न आपको देखने को ये मिलेगा कि सोलर इंस्टॉलेशन की पिछले कुछ समय पे जो कॉस्ट है ना वो बढ़ चुकी है। यानी अगर आप सोलर पैनल्स पहले लगवाते थे तो इसमें थोड़ा कम खर्चा आता था, बट अभी के समय पर यहाँ पर इसको लगवा रहे हो तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, पिछले कुछ समय पर इसके दाम बढ़ चुके हैं। तो ये एक मेजर रीज़न बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है इनके अंदर एक गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा और कई रीजन्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जान ये लेते हैं कि आखिरकार ये रूफटॉप सोलर होता क्या है। रूफटॉप सोलर एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम है। अब ये क्या है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये जो व्यक्ति है वो छत पर इस प्रकार से सोलर पैनल्स को लगा रहा है ना, इसी को हम लोग रूफटॉप सोलर सिस्टम बोलते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस सोलर पैनल से ऑब्वियस ही बात है, देखो जो सन है ना, सन की जितनी भी एनर्जी होगी उस एनर्जी का यहाँ पर ये इस्तेमाल करता हुआ आपके घर को एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी उसके पीछे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा होगा। जैसे नॉर्मल जब बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो घर में बिजली आ रही है वो कैसे आ रही है, उसके पीछे यहाँ पर वो बिजली बनाई जा रही है। कैसे बनाई जा रही है? कोयले को जलाकर। कोयला जल रहा है तो उससे ढेर सारा पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। बट इस वाले केस में क्या है, कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल सोलर पैनल्स को आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद सूर्य की जो भी ऊर्जा होगी उस एनर्जी से यहाँ पर सोलर पैनल्स को हम लोग इस्तेमाल करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर अब रूफटॉप वाला सिस्टम भी आ चुका है और बहुत पहले से चल रहा है। छतों के ऊपर यहाँ पर सोलर पैनल्स लोग लगा लेते हैं और उससे यहाँ पर अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हुए नजर आते हैं। तो रूफटॉप वाला सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर या फिर अभी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन के अंदर एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो ऐसा क्यों हो रहा है या फिर इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या परेशानियां नज़र आ रही हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला चैलेंज है फ्लिप फ्लॉपिंग पॉलिसीज़। मतलब क्या हो रहा है, देखो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं ना, उन्होंने यहाँ पर सोलर एनर्जी सिस्टम को स्टार्ट किया कि हाँ हम लोग यहाँ पर ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है, बहुत सारी जो नीतियां हैं वो कभी आ रही हैं, चेंज हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट हो चुका है हमारे सोलर पैनल सिस्टम के अंदर में। ऐसा क्या हुआ,
देखो इंडिया के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी के बारे में आपको पता होगा। जीएसटी का एक काउंसिल बैठता है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, नीचे उस आर्टिकल के बारे में बता सकते हो आप। तो इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हाल ही में यहाँ पर इस काउंसिल ने क्या किया कि जो जीएसटी है सोलर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि जो ये सोलर सिस्टम यानी ये जो पैनल्स बन रहा है ना, इन पैनल्स के अंदर काफ़ी सारा सामान लगता है, उन मटेरियल्स के ऊपर क्या किया गया, रिसेंटली जीएसटी को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 5% पहले जीएसटी लगता था, उसको 12% कर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से पॉलिसीज़ आती हैं, कभी चेंजेस हो जाते हैं, कभी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और कभी चेंजेस इतने बड़े हो रहे हैं कि उससे डायरेक्टली यहाँ पर ये जो सेक्टर है वो अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहला चैलेंज तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा इस सोलर पैनल सिस्टम के अंदर। दूसरा चैलेंज यहाँ पे बताया जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर। देखो यहाँ पर ये जो रूफटॉप सोलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो ग्रोथ है ना, वो आज के समय पर थोड़ी सी कम हो गई है, और उसके पीछे का एकमात्र रीज़न आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्टेट के लेवल पर बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं वो आज के समय पर है नहीं। मतलब जो राज्य सरकार होती है वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन ऐसा जो सपोर्ट है ना, वो इस रूफटॉप सोलर सिस्टम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। सरकार का सपोर्ट आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह, एक बहुत बड़ी चैलेंज की तरह देखा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए, बट वैसा सपोर्ट यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा चैलेंज, वो है लो फाइनेंसिंग। हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बैंक्स को एडवाइस भी दिया था। बैंक्स को बोला था कि आप क्या करो कि जो भी व्यक्ति अपने छत पर पैनल सिस्टम लगवाना चाहता है तो उसके लिए उसको लोन प्रोवाइड करवाया जाए, एक सब्सिडाइज रेट पर लोन दे दो भाई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो मतलब ये जो सजेशन था वो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और हुआ क्या कि जो बैंक्स हैं ना वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर लोन देती हैं इन सोलर पैनल सिस्टम को लगवाने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी देखो जो बैंक है वो तो बहुत कम ही हैं जो कि लोन दे रही हैं, बाकी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो कि यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर लोन प्रोवाइड करवाता है तो आपको पता है उसके ऊपर ब्याज भी बहुत ज़्यादा लेता है, तो वो बहुत परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर कोई चाह भी रहा है इसको लगवाना तो उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर उसके पास में पैसा नहीं है, चलो वो बैंक से ले सकता है, लेकिन यहाँ पर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। हालांकि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री ने एडवाइस भी किया बैंक को लोन देने के लिए, बट तब भी यहाँ पर बैंक्स बहुत मुश्किल से लोन देती हैं, और प्राइवेट प्लेयर के पास में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारा ब्याज भरना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ गए। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब उसके बाद में आर्टिकल में बताया जाता है कि क्या क्या स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि आज के समय पर सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। हमारे पास में कौन कौन से इनिशिएटिव है सोलर एनर्जी को लेकर जो कि काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मेंस के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस स्कीम के अंदर पहली स्कीम आती है रूफटॉप सोलर स्कीम। तो जो रूफटॉप सोलर स्कीम है, यहाँ पर क्या है, इस स्कीम का मकसद है कि साल 2022 तक हम लोग रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा दें। ऐसे यहाँ पर एक और स्कीम देखने को मिलेगी, मैं नाम आपको बता देता हूँ। उसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये यहाँ पर स्कीम देखने को मिलती है। ये बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स को यहाँ पे बढ़ावा देता है। इन प्लांट्स को कवर करता है, सोलर वाटर पंप्स को कवर करता है ना। इनका फोकस यहाँ पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग सोलर एनर्जी का पूरी तरह से यूज़ कर सकें। जैसे वहाँ पर जो पंप इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सिंचाई के लिए, वो बेसिकली सोलर पावर्ड पंप्स हो, है ना, सूर्य की एनर्जी से यहाँ पर वो रन कर रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये दूसरा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। तीसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपको पता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया, जिसको बनाया गया है फ्रांस और इंडिया के थ्रू मिलकर। इसको लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और साथ ही साथ में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। कब लॉन्च किया गया था? 30 नवंबर 2015 में पेरिस में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद यहाँ पर यही है कि देखो जो सोलर एनर्जी है ना, इसको लेकर जितनी भी कंट्रीज़ है वो साथ में मिलकर आकर काम कर सकें। आज 121 के आसपास आपको यहाँ पर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी हैं। उसके बाद में एक और इनिशिएटिव है, वो है वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड इनिशिएटिव। ये यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज़ इसको सपोर्ट कर रही है। भारत का आइडिया है। आइडिया यह है कि दुनिया भर को क्यों ना सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया जाए और उन सोलर पैनल से दुनिया भर में सोलर एनर्जी जनरेट करी जाए। तो आप कहोगे कि आप बात कर रहे हो दुनिया भर में? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे? तो मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर हो जाता है ये वेस्ट और यहाँ पर हो जाता है ये ईस्ट। इधर आपको यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा, इधर यहाँ पर जापान और ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इधर यहाँ पर आपको यूएसए देखने को मिल जाता है ना, यूएसए, कनाडा और बाकी यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं।
साउथ अमेरिका बच से एक पूरा कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाता है। तो होगा क्या, हम दुनिया भर की कंट्रीज़ को सोलर पैनल से कनेक्ट कर देंगे। कुछ सोलर पैनल्स हम क्या करेंगे, कुछ सोलर पैनल्स तो हम यहाँ पे लगा देंगे, कुछ सोलर पैनल्स यहाँ पे लगा देंगे, कुछ सोलर पैनल्स यहाँ पर बीच में अफ्रीकन वाले कॉन्टिनेंट में लगा देंगे, और सभी सोलर पैनल्स को एक दूसरे के साथ में वायर से कनेक्ट कर देंगे। और होगा क्या, इससे यहाँ पर ये होगा कि मान लो देखो, धूप जो है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी के ऊपर जो धूप है वो एक साथ एक बार में पड़ रही है। कहीं पर एक बार पड़ रही है, अगर एक जगह धूप आ रही है यानी एक जगह दिन हो रहा है तो दूसरी जगह रात हो रही है। सपोज़ यहाँ पर दिन हो रहा है तो यहाँ पर रात हो रही है ना, और यहाँ पर आपका अगर दिन हो रहा है तो इधर की साइड में रात हो रही है। ऐसा तो होता है। तो इससे क्या होगा, जब दुनिया भर में सोलर पैनल्स लगा के हम लोग कनेक्ट कर देंगे, इन सभी को वायर से कनेक्ट कर देंगे, समुद्र के अंदर से वायर निकाल कर यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो होगा इससे ये कि मान लो यहाँ पर पहले दिन हो रहा है, और दिन अगर यहाँ पे हो रहा है, सोलर पैनल्स यहाँ पर हैं, तो इस सूर्य की एनर्जी से ये सोलर पैनल हो जाएंगे चार्ज। तो चार्ज होकर क्या करेंगे, चार्ज होकर यहाँ पर ये बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी जो एनर्जी है, वो यहाँ की कंट्रीज़ को तो प्रोवाइड करवाएंगे ही, ठीक बात है, उसके साथ साथ पीछे वाली कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करवा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इन सोलर पैनल्स में से वायर निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो भले ही क्यों ना पीछे की साइड में रात हो रही हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में रात हो रही हो, लेकिन फिर भी वो लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही इसको उल्टा कर लो, सपोज़ अब यहाँ पर सूरज आ गया यहाँ पे और रात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी सोलर एनर्जी जनरेट होगी, और वो जो सोलर एनर्जी है वो पीछे तक पहुँचेगी। तो पीछे भले ही रात हो रही हो लेकिन यहाँ पर सोलर एनर्जी मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, ये पूरा कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। कभी मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। बस मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटा बताने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक था, काफ़ी कुछ जाना आपने छोटे से आर्टिकल, मतलब आर्टिकल बस खाली हेडिंग ही है, उसमें मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग से ऐड करी हुई हैं। अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। यूपीएससी ने साल 2018 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? सवाल ये था, विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो सोलर पावर प्रोडक्शन है भारत के अंदर, इसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक यूनिट्स। भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है पूरे दुनिया के अंदर, जो कि सिलिकॉन वेफर्स को बनाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इन सोलर पैनल्स में करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सोलर पावर टैरिफ्स होते हैं ना, इन टैरिफ्स को कौन डिटरमाइन करता है? इन टैरिफ्स को डिटरमाइन किया जाता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। नीचे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो पहला वाला गलत ही है, क्योंकि आपको पता होगा भारत अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर। हम लोग यहाँ पर इन सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा रॉ मटेरियल्स हम लोग परचेज़ करते हैं अलग अलग देशों से, उसके बाद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो सेकंड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में आ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बेसिकली पहला स्टेटमेंट गलत है। और ऐसे ही आपको यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग देखने को मिलेगा। जो सोलर पावर टैरिफ्स हैं ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो सोलर पावर टैरिफ है ना, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत हो जाता है। बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखोगे दुनिया भर में कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर चाइना है, रशिया है, ये लोग काफ़ी हद तक प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पैनल्स को, बट यहाँ पर इंडिया आज के समय पर इस मामले में थोड़ा सा पीछे है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये 2018 का सवाल था। उसी प्रकार से यहाँ पर 2016 में एक और सवाल पूछा गया था। ये नेट मीटरिंग को लेकर है। ये बेसिकली हमारे सोलर पैनल सिस्टम में एक अलग से कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग का। ये हमने भी पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, ये न्यूज़ में नहीं है। उस समय ये न्यूज़ में होगा, तो इस वजह से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया गया। लेकिन फिर भी चलो मैं आपको मतलब सवाल इसी से लिंक होता है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, फिर भी बता देता हूँ। जो नेट मीटरिंग है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो ये नेट मीटरिंग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी, यूज़ ऑफ पाइप्ड एंड नेचुरल गैस इन द किचन ऑफ हाउस होल्ड।
ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स इन मोटर कार्स, या फिर ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है जो नेट मीटरिंग जो हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है, इसका यहाँ पे यूज़ होता है प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी के अंदर बाय दी कंज्यूमर और बाय दी हाउस होल्ड। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो वैसे मैं आपको बता दूं जो नेट मीटरिंग है ना, ये एक तरीका होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पर जो हमारे कमर्शियल यूज़र्स होते हैं घर के अंदर, जो भी यहाँ पे खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे होते हैं। अब खुद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है? सोलर पैनल के माध्यम से, फोटोवोल्टेक सिस्टम के माध्यम से, है ना। तो वहाँ पर इस नेट मीटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो नेट मीटरिंग क्या है? जब हम लोग खुद से यहाँ पर इसको जब कंज्यूमर्स बेसिकली यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हो, एक ऐसा तरीका जो कि यहाँ पर कंज्यूमर्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल यूज़र जो कि खुद से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर रहे हो, वो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे नेट मीटरिंग का इस्तेमाल होता है। तो नेट मीटरिंग क्या है? ऑप्शन ए बेसिकली यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो विंड एनर्जी के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से, तब ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। अब आप सवाल पूछोगे सर ये नेट मीटरिंग लगाकर होगा क्या? अब मान लो आपने घर में सोलर पैनल लगा रखा है ना। तो आपके घर में सोलर पैनल है, आप क्या करोगे? उससे देखते रहोगे, चीज़ों को मेजर करते रहोगे, है ना, कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है ना, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ कर ली है। और यूज़ करने के बाद में सपोज़ आपके बैटरी में थोड़ी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बची है, तो उसको आप यहाँ पर बेच सकते हो, सरकार को यहाँ पर वहाँ पे ग्रिड तक वापस से भेज सकते हो, यानी कि जो सरप्लस एनर्जी वो भेज सकते हो। तो वो कैसे काम होगा? नेट मीटरिंग के माध्यम से होगा। नेट मीटरिंग यहाँ पर ये काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो हो गए प्रीलिम्स के सवाल। क्या मेंस में भी कोई सवाल पूछा गया था? हाँ बिल्कुल, साल 2020 में मेंस में एक सवाल पूछा गया था। सवाल ये था, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में एलोब्रेशन करना था। तो भारत के पास में एक ढेर सारा पोटेंशियल है, ढेर सारे यहाँ पर आपको ताकत देखने को मिलेगी कि हम लोग बहुत सारी सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो भारत के पास में पोटेंशियल है, और पोटेंशियल होने के बावजूद भी अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, बहुत सारा यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि रीजनल वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं इस डेवलपमेंट के अंदर में। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आप उन विचार को लिख सकते हो। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, क्या है और हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट रखा है हमने 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। आप मेरे साथ में यहाँ पे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और छोटी सी बात है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपसे जो भी स्टार्टिंग में सवाल पूछे गए थे, यानी जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा गया प्रीलिम्स का, उसके बाद में मैप का क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रहने की कोशिश क्या करो। इससे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आप कह सकते हो मेरे साथ में कनेक्ट भी कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता रहता हूँ कि हाँ बहुत लंबे समय से आंसर्स दे रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पर याद होने लगती है, नाम याद होने लगता है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ आंसर्स दिया करो, ताकि एक एंगेजमेंट हम अपन लोगों का बढ़ता रहे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हुआ क्या है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर आपस में यहाँ पर अभी बातचीत करी है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इशू देखने को मिल रहा है, वो है कुकी चिन रेफ्यूजीज़ का इशू। रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं? शरणार्थी, है ना। अब शरणार्थी हैं, यानी कि अपना देश छोड़कर आए हैं किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए। तो वही देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश के अंदर ये कुकी चिन रेफ्यूजीज़ पाई जाती है। अब इन्होंने क्या किया, ये बांग्लादेश को छोड़कर आकर इंडिया में एंटर कर गए हैं। मिज़ोरम के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर घुस चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पे पिछले 10 दिनों के अंदर अगर हम लोग देखें तो 270 कुकी चिन जो रेफ्यूजीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर किया है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक किया, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने अपनी जगह खाली कर इंडिया में शरण लेना सही समझा। और आप देखोगे कि अभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक एस्टिमेशन है, एक अंदाज़ा है कि आने वाले एक आध सप्ताह में होगा क्या कि 150 से ज़्यादा और भी जो रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। नाउ सवाल यह है कि इंडिया के अंदर ये एंटर करके जा कहाँ पे रहे हैं? तो ये सब जा रहे हैं मिज़ोरम के अंदर।
मिज़ोरम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको देखने को मिलेगा, वहीं पास में ही है ना, बांग्लादेश के। तो वहीं पर आप कह सकते हो कि ये सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, ये जो शरणार्थी हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए रेफ्यूजी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हो, जिसको लेकर बांग्लादेश के साथ में डिस्कशन चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बांग्लादेश के साथ में बातचीत कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी टोटल बहुत सारे लोग जो हो चुके हैं जो कि यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी इंडिया के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया यह जाता है कि जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम ने क्या जुगाड़ किया। देखो, मिज़ोरम ने यहाँ पर जो स्कूल्स वगैरह, मतलब कुछ अरेंजमेंट वगैरह उनके लिए अवेलेबल करवा दिया है, उनको स्कूल में ठहरा दिया है कुछ स्कूल्स के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो शरण लेने के लिए आए हैं इंडिया के अंदर, तो थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट देना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पे कहना यह है, मिज़ोरम का कहना यह है कि देखो, जब तक होम मिनिस्ट्री अपना दूसरा डिसीजन नहीं ले रही थी कि इन लोगों को वापस कैसा भेजा जाएगा, तब तक हम थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, और मिज़ोरम ने यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना यह है कि देखो, भारत ना यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन क्या है? ये दुनिया भर को रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि कैसे यहाँ पर अगर आपके कंट्री के अंदर कोई भी रेफ्यूजी आता है, कोई भी शरणार्थी आता है, तो आपको कैसे यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन देनी है। रेफ्यूजी के राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करता है, उनके हकों के बारे में चर्चा करता है। तो भारत बोलता है हमने इसको साइन ही नहीं किया, हमने इसको साइन ही नहीं किया, तो इस वजह से हम रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने ये भी चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो भी अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स होते हैं, ऐसे माइग्रेंट जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ही नहीं और हमारे कहीं ना कहीं एक्ट को वॉयलेट कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे आप कह सकते हो हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स की करार देते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो इंडिया ये बोल चुका है कि देखो, हम लोगों ने यहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन कर नहीं रखा है, तो रेफ्यूजी को लेकर आप हमसे कुछ ना कहिएगा, हम अपने हिसाब से यानी यूनिलैटरली इस पूरे मैटर को देख लेंगे, अपने हिसाब से टैकल कर लेंगे। हुआ क्या, ये मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक क्लैश हुआ, जहाँ पे कुकुचिन जो ये रेफ्यूजीज़ हैं, इनके ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हो अटैक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर इंडिया के अंदर, खासकर मिज़ोरम के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। लेकिन करना क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मतलब बैकग्राउंड तौर पर आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। चलो एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आप नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखो, मैं आपको कुछ पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में बताऊंगा, इंडिया यहाँ पर रेफ्यूजी को लेकर क्या क्या पॉलिसीज़ को रखता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपसे मेंस में सवाल बन सकता है। न्यूज़ में क्या है, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी जो कुकीचेन जो कम्युनिटी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश के अंदर खासकर चिटागोंग हिल के आसपास ये लोग रहते हैं, ये मिज़ोरम के अंदर लोंगथलाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। क्यों एंटर कर चुके हैं? क्योंकि यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिलेगा, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ बवाल हुआ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये जो मैटर है ये डिस्कस किया जा रहा है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इस मामले को सुलझाया जा सकता है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इंडिया के अंदर रेफ्यूजीज़ की क्या है सिचुएशन। देखो, अगर हम लोग UNHCR के डेटाबेस के अकॉर्डिंग बात करें, UNHCR क्या है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ये बेसिकली जो रेफ्यूजीज़ होते हैं ना, जो शरणार्थी होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के अंदर आज के समय पर 2.44 लाख के आसपास रेफ्यूजीज़ और एजाइलम सीकर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 2,44,000 के आसपास आपको ये शरणार्थी देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें से 2,03,235 के आसपास कुछ ऐसे रेफ्यूजीज़ हैं जो श्रीलंका से आते हैं, तिब्बत से आते हैं। बाकी जो 40,000 रेफ्यूजीज़ हैं वो अलग अलग दूसरी कंट्रीज से आते हैं। बाकी बहुत सारे आज के समय पर नेपाली इमिग्रेंट्स भी, यानी नेपाल से बहुत से लोग आते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, अपने घर पर बेचते हैं, तो वैसे लोग भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बट अभी रेफ्यूजीज़ की बात करें तो मैंने आपको बताया 2,44,000 के आसपास रेफ्यूजीज़ हैं, जिसमें से 2,03,235 रेफ्यूजीज़ श्रीलंका और तिब्बत से हैं और 40,000 के आसपास रेफ्यूजीज़ बाकी सारी कंट्रीज से हैं। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहता है रेफ्यूजीज़ को लेकर, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, भारत यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जब कोई शरणार्थी आता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, डेफिनेटली हम प्रोटेक्शन यहाँ पर देते हैं उसको। और एक प्रोटेक्शन देने के साथ साथ यहाँ पर इंडिया ये चीज़ भी मेंशन करता है कि देखो, कुछ रेफ्यूजीज़, खासकर जो श्रीलंका वाले रेफ्यूजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, इन रेफ्यूजीज़ को सरकार ने डायरेक्टली रजिस्टर्ड किया है, और ये जो रेफ्यूजीज़ इनके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ में जब इनके पास में सरकार के सारे डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं, तो इनको अलग अलग नेशनल जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बेनिफिट भी मिलते हैं।
लेकिन ये तो बात हो गई श्रीलंका की साइड से आए वाले रेफ्यूजीज़ की। अब बात करें अफगानिस्तान, म्यांमार और बाकी कुछ और कंट्री से भी काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ आए हैं, यानी वो 40,000 वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो वो जो रेफ्यूजीज़ है ना, इनको यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है ना। इनके पास में यहाँ पे सरकार वाले डॉक्यूमेंट है नहीं, ना सरकार ने यहाँ पर इनको डॉक्यूमेंटेशन दिया है, और जब डॉक्यूमेंट है नहीं तो यहाँ पर इनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती नहीं है। ये अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते, इनको जो सरकारी स्कीम से उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भारत के अंदर रेफ्यूजी को लेकर क्या क्या लॉज, जो रेगुलेशंस हैं, जो भी कानून हैं, वो क्या क्या हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। इंडिया के पास में कोई भी अपनी खुद की नेशनल पॉलिसी नहीं है या कोई भी कानून नहीं है जो कि रेफ्यूजी को टैकल करे। आपने क्या इंडिया के अंदर कोई कानून के बारे में सुना है जो रेफ्यूजीज़ को उनके प्रोटेक्शन के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हो? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर है ऐसा कानून। इंटरनेशनल लेवल पर 1951 का कन्वेंशन था, 1967 के प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ यहाँ पे कानून इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर कानून है ना, उसको भारत ने साइन ही नहीं किया है, भारत उसका हिस्सा ही नहीं है। इसी वजह से भारत बोलता है कि जो भी डिसीजन होगा वो हम खुद ले लेंगे, यूनिलैटरली काम कर लेंगे, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल कानून को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रेफ्यूजीज़ के प्रोटेक्शन की बात है, हम अपने आप से यहाँ पर उसको देख लेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन इंडिया ने एक बात ये भी मेंशन कर रखी है कि देखो, मान लो कोई और व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो कि इंडिया में एंटर कर रहा है बिना किसी वीज़ा के, तो उसको हम लोग इलीगल इमिग्रेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट करते हैं। और इसको इलीगल इमिग्रेंट की तरह ट्रीट किया जाता है फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में या इंडियन पासपोर्ट एक्ट के अंदर में, अगर उसके पास में प्रॉपर कोई वीज़ा नहीं है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इन व्यक्तियों को जो प्रोटेक्शन मिलती है, केवल राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान के अंदर है वो राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन देता है। तो ये वाला प्रोटेक्शन सभी लोगों को मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। वैसे भारत के अंदर कोई भी यहाँ पर ऐसा कानून, सेपरेट कानून देखने को नहीं मिलेगा इन रेफ्यूजीज़ के लिए। जो इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी है जो रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है, वो UNHCR है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इस बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। तो ये बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की ही एक रेफ्यूजी एजेंसी है। इसका काम क्या है कि जो भी रेफ्यूजीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देना, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी, है ना, और उनकी सुरक्षा करना, ये आप लोग कह सकते हो। इस बॉडी को क्रिएट किया गया था 1950 के अंदर, 1950 में, ताकि काफ़ी सारे जो यूरोपियंस हैं जिन्होंने अपना घर खो दिया था उस समय पर, उनकी मदद की जा सके, और उसकी मदद की भी थी इस बॉडी ने। इस बॉडी का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से हमने इस आर्टिकल को टैकल किया है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हर रोज़ यहाँ पर हर आर्टिकल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिंक करता रहता हूँ। रेफ्यूजीज़ को लेकर आपको थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है जो आर्टिकल डिस्कशन हो रहा है इस समय वो काम का नहीं है, वही बहुत काम का है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लिंक हो रहा है तो वही सवाल पूछा जाएगा, कुछ हटकर भी पूछा जाएगा डेफिनेटली। वहाँ पे मैं बस खाली कोशिश ये होती है कि अगर कोई आर्टिकल में लिंक हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसको बस खाली इंक्लूड कर दिया जाए। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे आते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है युद्ध अभ्यास के बारे में। देखो, यहाँ पर किसी युद्ध अभ्यास की यानी एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अभी इंडिया और काफ़ी सारे देशों के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा है। अलग अलग जो युद्ध अभ्यास है वो चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे युद्ध अभ्यास आने वाले समय पर होने वाले भी हैं। तो उनके बारे में डिस्कशन किया गया कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के युद्ध अभ्यास किए। जैसे कि जो 18th एडिशन है इंडिया US आर्मी की जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, वो हुआ था, है ना। ये मतलब युद्ध अभ्यास इंडिया US की आर्मी में यहाँ पर देखने को मिला था। कहाँ पे हुआ था? ये उत्तराखंड के अंदर औली के अंदर इस अभ्यास को चलाया गया था। उसके बाद कुछ और भी एक्सरसाइज जैसे कि ऑस्ट्रा हिंद जो एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये ऑस्ट्रा हिंद वाली जो नाम वाली एक्सरसाइज है ये अभी चल रही है। फिर उसके बाद में आप देखोगे एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो है ये सिंगापुर के साथ में करवाई जाती है। अब सिंगापुर के साथ में जो ये एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है ये भी यहाँ पर चल रही है आज के समय पर। 13 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, 3 दिसंबर तक ये चलेगी। उसके बाद में एक है आउट गोइंग एक्सरसाइज, यानी कि इंडिया से बाहर, मतलब अब ये जो अभी मैंने ऊपर एक्सरसाइज बताई हैं यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ के लोग इंडिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे एक्सरसाइज जहाँ से इंडिया से जो भी हमारे फोर्सेस है वो सब बाहर गए इस अभ्यास को करने के लिए। तो आउटगोइंग एक्सरसाइज में बात आती है तो वो पहली है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति जो है ये मलेशिया के साथ में की जाती है। 28 नवंबर को ये शुरू हो गई है, 12 दिसंबर तक यहाँ पर ये अभ्यास चलेगा।
उसके बाद में एक्साइज गरुड़ शक्ति। एक्साइज गरुड़ शक्ति हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस और इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में अभ्यास होता है। 21 नवंबर को ये अभ्यास स्टार्ट हो चुका था। फिर है एक्साइज काज एंड। अब ये जो काज एंड एक्साइज है ना, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है, ये दिसंबर में होने वाली है, ये बातें बताई गई। तो कुछ एक्साइज अभी चल रही हैं और कुछ एक्साइज आने वाले समय पर आने वाली हैं, उसको कंडक्ट करने वाले हैं। वो सारा का सारा डेटा इस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को लिंक कर सकते हो। इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं होती है, बस आपने यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कौन से देश के साथ में कौन सी एक्साइज हो रही है, बस खाली इतना ध्यान रखना है। क्योंकि इन सभी एक्साइज का मकसद एक ही है कि हम लोग उन कंट्रीज़ के साथ में अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। क्लियर हुई बात? आगे आते हैं, आप चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखो आज एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल हमने उठाया है, जो कि ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करता है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इनफैक्ट यूपीएससी ने पहले सवाल भी पूछे हुए हैं, कई सवाल पूछे हुए हैं, तो वो सवाल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कैसे आप लोग उसका आंसर कर सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा डिटेल से एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू कि वो राइटर क्या क्या सोच रहे हैं। तो एडिटोरियल पढ़ो, मैं हमेशा बोलता हूँ एडिटोरियल काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन काम वाले पढ़ो। ऐसा ना हो फालतू यहाँ पे पॉलिटिक्स न्यूज़ और ये सारी चीज़ें कवर हो रही है तो हमारे काम का कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से मैं सिर्फ जो एडिटोरियल सेक्शन होता है ना, ये हमारे इस चैनल का एक बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल निकाल कर एडिटोरियल, खासकर एडिटोरियल को मैं जब द हिंदू के अंदर अच्छे होते हैं तब हिंदू के भी कवर करता हूँ, बाकी यहाँ पर नहीं तो फिर दूसरे न्यूज़पेपर के करता हूँ। जनरली मैं इंडियन एक्सप्रेस या फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ही यहाँ पे एडिटोरियल कवर करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू मिले। क्योंकि बाकी सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पर वो सेम न्यूज़ होती है सभी में, लेकिन जो एडिटोरियल होता है वहाँ पे आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सोचने लगते हो। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए यहाँ पर दूसरे आर्टिकल्स को फॉलो किया जाता है, ताकि आपका आंसर एक परफेक्ट आंसर रहे, उसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व ना हो। इस वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको वीडियो का भरपूर फ़ायदा मिले। एक एक पॉइंट से एक एक समय में एक एक मिनट यहाँ पर आपका काम करें, और वो सब जो मिनट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो इस वीडियो के अंदर, वो सब आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में मदद करें, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कल हमने इसके बारे में कवर भी किया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर इज अ ग्रोइंग वॉइस इन फेवर ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग NJAC बिल इन द राइट ऑफ द स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज NJAC एक्ट। देखो कल मैंने आप लोग को यहाँ पर NJAC के बारे में बताया था। कल मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में जो पहला आर्टिकल था वहाँ पे मैंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया था, आपको याद आ रहा होगा। उस कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ाते पढ़ाते NJAC के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था, याद आ रहा होगा, याद आया है ना। तो NJAC था क्या, कल मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी। फुल फॉर्म है इसका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। जैसे कॉलेजियम सिस्टम काम करता है वैसे ये कमीशन काम करता, बट यहाँ पर इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो सवाल यही बनता है कि हाल ही में क्या हुआ, इस कमीशन को लाने के वापस लाने के बारे में चर्चा की गई। काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि इस कमीशन को वापस से लेकर आया जाए। तो इसके स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। ये जो एक्ट है NJAC वाला 2014 का एक्ट है, इसको ये NJAC एक्ट 2014 वाला था क्या, कल हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो एक अच्छा सा आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। 39,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हो और अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। एक काम ज़रूर से ये करना कि जब भी आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू कर लें। जब आप सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो ढेर सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल पाएंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सामने वाले के अगर आंसर में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर उनकी मिस्टेक्स को बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप रन कर रहा है। चलो आते हैं आर्टिकल पर। नाउ जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है वो आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा, आप ओपन कर सकते हो और एडिटोरियल सेक्शन को ओपन करना, वहाँ पे आपको ग्रीन एनर्जी बूस्ट करके एक एडिटोरियल देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइटर ने बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर किया हुआ है। वैसे वहाँ पर मैंने आर्टिकल की हेडिंग दिखाई है, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे मिल चुकी है। इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंडियाज़ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज आपको पता होगा, क्लाइमेट चेंज क्या है, जो कि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज आज के समय पर एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन के लिए, मानव के लिए।
आप देखोगे ना कि हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, गर्मी फेस कर रहे हैं। ये टेम्परेचर पिछले कुछ समय पर लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी ढेर सारा नुकसान हो रहा है। और ख़ासकर जो आज के समय पर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर जिसमें हम लोग कोयला और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इनफैक्ट आज के समय पर आप देखोगे कि इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है और 90% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है। यानी जो मेजर पॉल्यूशन है वो इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके ही हो रहा है। तो आने वाले समय पर हम लोग को एक अच्छा फ्यूचर चाहिए होगा, और एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमें क्या करना होगा, पहली चीज़ तो इस प्रदूषण को कम करना होगा, इस गर्मी को रोकना होगा। वो कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट को अपनाकर। ग्रीन एनर्जी यहाँ पर एकमात्र सोल्यूशन है, एक उपाय है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो 2070 तक का टारगेट रखा है भारत के नेट ज़ीरो एमिशन का, उसको अचीव कर सकते हैं। भारत ने 2070 तक का टारगेट रखा है ना कि हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन को कम कर देंगे, जो कार्बन है उसको ज़ीरो कर देंगे। तो वो टारगेट तभी अचीव हो पाएगा जब हम कुछ कदम उठा रहे होंगे। तो उसके लिए ग्रीन एनर्जी यहाँ पर एक बहुत मतलब बेस्ट कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलेगा, और इंडिया यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया यहाँ पर एक बहुत उभरती हुई कंट्री बन सकता है, जिसको देखकर बाकी कुछ कंट्रीज़ भी यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो करेंगी। लेकिन अभी कुछ कंट्रीज़ ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी वाले पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, तो वहाँ से भी हमें चीज़ों को सीखना होगा। सीखने के बाद में अपने देश के अंदर इसको लागू करना होगा। क्लियर हुई बात? अब बात यहाँ पर ये आती है कि इतनी देर से हमने ग्रीन एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो ग्रीन एनर्जी होती क्या है? तो ग्रीन एनर्जी यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जो कि बात ये करती है कि जो भी हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उस एनर्जी को रिन्यूएबल, आप कह सकते हो कि रिन्यूएबल जो सोर्सेस है उससे बनाया होगा। मतलब क्या है? मतलब अगेन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली मिल रही है वो कैसे मिल रही है? कोयले को जलाकर वो बन रही है पावर प्लांट्स के अंदर, उसके बाद आपके घर तक पहुंच रही है। तो अगेन कोयला ढेर सारी मात्रा में जल रहा है, तो वो पोल्यूशन तो कर रहा है ना, प्रदूषण तो पैदा कर रहा है ना। सही बात है। तो उसका उपाय क्या होगा? उसका उपाय ये होगा कि आप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो अलग अलग सोलर पैनल्स हैं, विंड एनर्जी है, इसमें क्या होगा, हम लोग जो हवा की ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो सूर्य है ना, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो उनकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचुरल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं, है ना। यहाँ से कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कोई कोयला तो नहीं जलाया जा रहा है ना। तो ग्रीन एनर्जी यहाँ पर वही एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से निकल कर आती है, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रदूषण ना हो रहा हो, उसको हम लोग ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इसको क्लीन एनर्जी की तरह भी देखा जाता है। फिर उसके बाद में जो ये ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन है ना, इस प्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको बताया कोई भी टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ नहीं होता है। बाकी अगर आप लोग नॉर्मल कोई एनर्जी बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टॉक्सिकनेस हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है। बिल्कुल एकदम प्योर तरीके से इस एनर्जी को बनाया जाता है। और कुछ एक मॉडर्न एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के एग्जाम्पल है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। क्लियर हो गई बात? अब बात यह आती है कि इंडिया कैसे ग्रीन एनर्जी के अंदर अपने अंदर एक चेंजेस कर सकता है। भारत के अंदर किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कैसे? तो पहला पॉइंट, इंडिया जो है आज के समय पर दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है। मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री की। जब एनर्जी के कंजम्पशन की बात आती है, इस्तेमाल की बात आती है, तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ऐसे सवाल कई बार बन जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो एनर्जी जो यूज़ है वो हमारा बढ़ चुका है। साल 2000 से आप देखोगे तो अभी जो एनर्जी यूज़ है ना, वो हमारे देश में लगभग डबल हो चुका है। बहुत सारे जो एनर्जी है वो बनाई जा रही है और वो एकदम ख़त्म हो जाती है। और वो एनर्जी बन कैसे रही है? कोयले को जलाकर बन रही है, तेल जलाकर बन रही है, सॉलिड बायोमास से बन रही है। तो एनर्जी जो बन भी रही है वो कैसे बन रही है? जो हमारे कच्चे तेल हैं, पेट्रोलियम है, इनको जलाकर बन रही है, कोयले जलाकर बन रही है। ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर इन्हीं से बन रही है। और दुनिया में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करता है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, अगेन इतनी सारी एनर्जी को पूरा करना होगा, लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करना होगा, और उसके लिए ढेर सारा पोल्यूशन यहाँ पर पैदा होता हुआ नज़र आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर बताया यह गया है कि देखो बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं वो हम लोग लगा रहे हैं आज के समय पर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे साल 2019 में
इंडिया ने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग क्या करेंगे, साल 2030 तक 450 गीगावाट तक की अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी पहुंचा देंगे। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये यहाँ तक हम मतलब इस मामले में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे 2030 तक। ये हमने 2019 में यहाँ पर सोचा था कि 2030 तक आने वाले 10-15 सालों में, 10-12 सालों में हमें ये काम करना है। ढेर सारी जो बिजली बनाएंगे वो सब रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाएंगी। और उसके लिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम को चलाया गया सोलर सिस्टम के अंदर, और भी वेरियस सिस्टम के अंदर पीएलआई स्कीम चल रही हैं। पीएलआई स्कीम में क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर मान लो यहाँ पर सोलर पैनल्स को बनाना हुआ या दूसरी चीज़ों को बनाना हुआ, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर पीएलआई स्कीम को जारी करती है, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इसको बनाए और उसके बदले में सरकार उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है। तो ये काम किया जा रहा है। उसके बाद में पीएम कुसुम नाम का यहाँ पर इनिशिएटिव है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के नाम से जानते हैं। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो फार्मर्स हमारे किसान भाई हैं उनको एक वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है ना, यानी कि वो प्रॉपरली पानी का इस्तेमाल कर सकें। और सारी बात यहाँ पर यह है कि देखो, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, खेतों की सिंचाई की जा रही है, और वो जो सिंचाई है ना, उसके लिए यहाँ पर पानी के ज़मीन से निकालने के लिए वाटर पम्प्स का इस्तेमाल होता है, और उस वाटर पम्प को चलाने के लिए ढेर सारी बिजली चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत क्या कर रखा है, जो वाटर पम्प्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने सोलर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रखा है। सोलर पंप को यहाँ पर लेकर आ रखा है। सोलर पंप से क्या होगा, सोलर पंप से यहाँ पर जो पंप चलेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली सूर्य की एनर्जी से चलेगा। और सूर्य की एनर्जी, जो भी एनर्जी मिलेगी उससे जब वो चलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो वहाँ पर कोई भी पोल्यूशन पैदा नहीं हो रहा होगा। तो इससे हमारे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ में हमारे एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में एक और कदम उठाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी है ना, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है, और ये होस्ट भी करते हैं अक्षय ऊर्जा पोर्टल को। अक्षय ऊर्जा पोर्टल और इंडिया का जो रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल है, इस पोर्टल को यहाँ पर ये होस्ट करते हैं। ये जो IREX पोर्टल है ना, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी एक्सचेंज पोर्टल, तो ये जो पोर्टल है इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या करते हो कि मान लो भारत के कई सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ में, दुनिया भर के साथ में। तो उस प्रकार का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो भारत के अंदर किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले और क्या क्या चेंजेस और होने चाहिए, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है कि भारत के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली परेशानी है एनर्जी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, मतलब एनर्जी को एक्सेस कर पाना इंडिया के अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अभी भी 77 मिलियन ऐसे घर हैं जो कि तेल का, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं घर में लैंप जलाने के लिए। तो प्रॉब्लम जो है वो खासकर बहुत ज़्यादा है गांव वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे ढेर सारे लोग अभी भी, मतलब 44% घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है उनकी कमी पहुँची हुई है, उनकी कमी है। तो ये इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर। दूसरा यहाँ पर चैलेंज क्या है कि देखो, ये तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ हम लोग क्या है आज के समय पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल कच्चे तेल का एग्जांपल लेते हैं। अब कच्चा तेल जलता है, उससे भी पोल्यूशन ही होता है, लेकिन आप देखोगे हम लोग एक तरफ से पोल्यूशन तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एक नुकसान ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे देशों की तरफ। इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो पिछले कुछ समय पर बढ़ चुका है। आप देखोगे कच्चा तेल साल 2022-23 के कुछ आधे महीनों के अंदर, स्टार्टिंग के हाफ महीनों के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो 76% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जितना कच्चा तेल यहाँ पर इंपोर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है उतना यूज़ होगा, उससे ढेर सारा पोल्यूशन भी होगा। तो कच्चे तेल की ऊपर एक तो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, दूसरा यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया है, ऐसा आप कह सकते हो। दूसरा एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारे एनर्जी सेक्टर में, वो है कुछ चैलेंजेस चाइना को लेकर। जैसे आज के समय पर जो हम लोग सोलर पैनल्स बनाते हैं ना, सोलर पैनल्स को बनाने के लिए इसके पीछे ढेर सारा रॉ मटेरियल लगता है, और उसको ना जो चाइना है वो चाइना तो आराम से मैन्युफैक्चर कर रहा है। चाइना बेसिकली यहाँ पर इस सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में लीड कर रहा है। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो भारत यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग चाइना से ढेर सारा जो रॉ मटेरियल्स है ना उसको परचेज़ कर रहे हैं, उसको परचेज़ करने के बाद में अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है इस पर्टिकुलर एनर्जी सेक्टर में। तो आपसे पूछा जाए खासकर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कि भारत के अंदर एनर्जी सेक्टर को लेकर क्या क्या इश्यूज़ है, तो आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। फिर एक इशू आता है विमेंस हेल्थ एट रिस्क।
देखो बहुत सारी जो महिलाएं आज के समय पर वो घर के अंदर ढेर सारा काम करती हैं अलग अलग प्रकार का, और उसमें चूल्हा जलाना हुआ है ना, उसमें चूल्हा जब जला रहे हैं तो वहाँ पे लकड़ी जलाई जा रही हैं, या फिर गाय के गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ढेर सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको जलाकर एनर्जी बनाकर मतलब उससे यहाँ पे कुकिंग की जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जब वो चीज़ें जलाई जा रही हैं, घर के अंदर ही लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, कोयला जलाया जा रहा है, उस पे खाना बनाया जा रहा है, तो उससे बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। और वो जो पोल्यूशन है, वो जो प्रदूषण है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, उनकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिजीज़, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है ना। तो हेल्थ से भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है आज के समय पर, आप लोग देखोगे तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद में एक और दिक्कत आती है कोल की सप्लाई को लेकर। भले ही हम लोग कोयला ढेर सारा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जब आप डेटा देखते हो, साल 2021 का डेटा जो है वो ये है कि हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और आज के समय पर सप्लाई कोयले की कम हो गई है। डिमांड हमारी बढ़ चुकी है और सप्लाई यहाँ पर कम है, और इसकी चक्कर में आप देखोगे ढेर सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हमने देखा कि प्रॉपरली कोयला नहीं पहुँचा पावर प्लांट्स तक, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं पाई, है ना। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज देखने को मिलेगा, आउटेज देखने को मिल रहा था, काफ़ी लंबे समय तक बार बार बिजली जा रही थी। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आई। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, आई होप आप लोग यहाँ पर इस बात को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि देखो ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने साल 2015 में सवाल पूछा था, हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपसे प्रीलिम्स का जो सवाल स्टार्टिंग में पूछा है वीडियो में, वो यही वाला है। इसका आंसर यहीं पे दे रहा हूँ मैं आपको, यहीं पे पता चल जाएगा। तो जो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसको हम लोग IREDE के नाम से जानते हैं, इसके रेफरेंस में आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना ही है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कि ये जो IREDA बॉडी है ना, ये पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना, वो यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है। फिर उसके बाद में आप देखोगे साल 2018 में मेंस में भी एक सवाल पूछा गया था। मेंस में सवाल पूछा गया था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। सवाल यहाँ पर क्या था, एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज रोड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो अगर आपके यहाँ पर एक अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी है और बहुत आराम से यहाँ पर सभी लोग ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ पा रहे हो। तो इंडिया इस पर्टिकुलर मामले में कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। 250 शब्दों में आंसर लिखना था। 2018 का सवाल था। चाहो तो उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे मैंने सवाल दे दिया है, उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो, या फिर जो बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद बगल में एक और छोटा सा आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन को एंड करेंगे। नीति आयोग ने यहाँ पे प्रपोज किया है डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एम्बिशन को बारे में। यानी कि देखो जो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज है, ये बेसिकली यहाँ पर एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, कार्बन यानी जो पोल्यूशन है ना, उस कार्बन को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद में उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। ठीक है ना, इसको स्टोर करके उसका प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसके बारे में नीति आयोग ने चर्चा करी है। नीति आयोग यहाँ पर बोलता है कि देखो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लगाना होगा। ये जो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जैसे हमारा सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, जो कार्बन है इसको यहाँ पर कैप्चर कर इसको दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकती है। इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जो कार्बन है उसको कम कर पाएंगे, उसको रिड्यूस कर पाएंगे, जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ने यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया है कि देखो हम लोग को क्या करना होगा, जो इंडस्ट्री के अंदर से पोल्यूशन हो रहा है उसको यहाँ पे ख़त्म करना होगा। और उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए इस वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, CCUS का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो आर्टिकल में मेंशन किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर CCU के बारे में समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कहना यह है कि देखो जो CCUS टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या कर सकती है, ये कहीं ना कहीं हमारे क्लीन प्रोडक्ट्स को बनाएगी। जो अगर पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कैप्चर करके रखेगी। इससे यहाँ पे हम लोग पॉल्यूशन को तो कंट्रोल कर ही रहे होंगे, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो हो रही होंगी, और इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेंगी, सेल्फ रिलायंट बनेंगी, और इससे यहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। तो CCUS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में, ऐसा यहाँ पर नीति आयोग मेंशन करते हैं। तो नीति आयोग ने बोला कि भैया
क्या करना है, पोल्यूशन को कम करना है, इस प्रकार का यहाँ पे एक प्रपोजल देखने को मिलेगा। इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, CCUS मैंने आपको बताया, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यहाँ पर इसको बोला जाता है। ये एक ऐसा मेथड, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में फ्लू गैस होता है, जो पोल्यूशन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, CO2 को, यानी कि जो ये हमारे पास में कार्बन है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इस पोल्यूशन को यहाँ से निकाल लेते हैं और इस पोल्यूशन को वापस से रिसाइकिल किया जाता है। देखो इसको हम लोग कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद में इसका यूज़ किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, फूड में, बेवरेजेस में, अलग अलग जगह पर यहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है, इसको रिसाइकिल कर कर, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगी आगे पोल्यूशन को रोकने में, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में और गर्मी को रोकने में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश का जो रेफ्यूजी वाला इशू है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। ये आर्टिकल्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, अभ्यास वाला आर्टिकल हमने कवर कर ही लिया है और पेज नंबर 1 पर ये 2 आर्टिकल भी हमने कवर कर लिए हैं। चलो, आज के सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से कम थे, आज का सेशन कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, आर्टिकल थोड़े से कम थे, वो मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद आगे से मैं कुछ आर्टिकल्स भी इंक्लूड करूँगा। जैसे आपको पता होगा शाम का वीडियो तो आ ही रहा है, तो शाम का वीडियो तो रेगुलर बेसिस पर आता रहेगा आपका। कल नहीं आ पाया था लेकिन कोई बात नहीं, मैंने PDF भेज दिया था। उसके बाद जो मॉर्निंग का वीडियो है इसमें भी मैं आपको कुछ अलग अलग सोर्सेस लेकर आता हुआ दिखूंगा और भी अलग अलग सोर्सेस ऐड करूंगा, कुछ काम के आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर, और जो प्रीलिम्स का सवाल था इसका आंसर मैं आपको दे ही चुका हूँ, दोनों के दोनों यहाँ पर इसके ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।